जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 22 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कौन से दो देशों ने किया ऐसा रक्षा समझौता जहां एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। एशिया का पहला महिला कैंसर समर्पित केंद्र जो है कहाँ पे खोला गया। यूपीआई की नई लिमिट जानकर आप भी हैरान होंगे कि कितने लाख तक की लेन देन की सीमा जो है बढ़ाई गई है। समुद्र की गहराई में छिपा खजाना खोजने का लाइसेंस जो है किस देश को मिला। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, नया नाम इसका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत किसी भी देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत किसी भी देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसने सऊदी अरब के साथ ये समझौता किया है। यह जो है एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। समझौते में लिखा है कि यदि अगर एक देश पर हमला हो तो इन दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, दोनों साथ मिलकर के जो है बचाव करेंगे। यह 17 सितंबर 2025 को रियाद में साइन हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलकर के किया। पहले दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग था, जैसे ट्रेनिंग और आर्थिक मदद, लेकिन अब इसे मजबूती जो है कागजी रूप में दिया गया है। यह समझौता हाल के क्षेत्रीय तनाव से प्रेरित है, जैसे इजराइल के हमलों से जो खाड़ी देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब के लिए जो है उपलब्ध होगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को बदल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में यह नाटो जैसे समझौतों से मिलता जुलता है, जहां सदस्य देश एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत ने इसे ध्यान से देखा है और कहा कि यह दोनों देशों के पुराने रिश्ते का औपचारिक रूप है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता पर जो है असर पड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर समर्पित केंद्र अपोलो एथेने का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर समर्पित केंद्र जो है अपोलो एथेना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अपोलो एथेना जो है एशिया का पहला ऐसा केंद्र है जो सिर्फ महिलाओं के कैंसर पर फोकस करता है, जहाँ जांच से इलाज सब कुछ महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से है। उद्घाटन 16 सितंबर 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। अपोलो हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी भी मौजूद थे वहां पर। यह केंद्र दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में है, जो महिलाओं को प्राइवेसी और आराम देने के लिए खास डिजाइन किया गया है। यह सेवाएं जैसे स्क्रीनिंग, सर्जरी, फर्टिलिटी बचाव, पोषण सलाह और मानसिक मदद उपलब्ध है यहाँ पर, ताकि इलाज आसान हो। ग्लोबोकैन 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं में 54% कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल है, जो ICMR की रिपोर्ट्स में भी मैच करता है। पहले महिलाओं के कैंसर के लिए अलग केंद्र नहीं थे, लेकिन अब यह ट्रेंड बदल रहा है, जैसे अमेरिका में महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में यह केंद्र नाटो जैसे सहयोग की तरह काम करता है, लेकिन स्वास्थ्य में यह जल्दी जांच से 90% तक ठीक होने की संभावना बढ़ती है। यह महिलाओं की सेहत को मजबूत बनाने का कदम है, जो परिवार और समाज को फायदा देगा, जैसे यूरोप में महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट भुगतानों के लिए UPI लेन देन की दैनिक सीमा को बढ़ा करके कितने लाख रुपए कर दिए हैं। हाल ही में NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट भुगतानों के लिए UPI लेन देन की जो दैनिक सीमा है, इसको बढ़ा करके कितने लाख रुपए तक कर दिया है। तो इसको याद रखिएगा, 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। NCPI जो है इसने UPI के पर्सन टू मर्चेंट भुगतानों की दैनिक सीमा जो है 10 लाख रुपए कर दी है, जो बड़े लेन देन को आसान बनाती है।
यह बदलाव जो है 15 सितंबर 2025 से लागू हुआ, जहां प्रति लेन देन 5 लाख तक और 24 घंटे में कुल 10 लाख तक जा सकता है। एनपीसीआई ने यह सर्कुलर जारी किया जो चुनिंदा क्षेत्रों जैसे बीमा, निवेश और सरकारी भुगतान के लिए है। पहले दैनिक सीमा जो है 1 लाख थी, लेकिन अब बड़े भुगतान के लिए बढ़ाई गई, जैसे पहले 2 लाख से 5 लाख तक निवेश में। प्रक्रिया में केवल वेरीफाइड मर्चेंट ही इस सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अपनी नीति से इसमें बदलाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा। जैसे भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 2024 में 100% बढ़े थे। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में यह अमेरिका के पेपाल जैसा है, जहां बड़े लेन देन की सीमा जो है ऊंची होती है, लेकिन भारत में सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस है। यह बदलाव आम लोगों को फ़ायदा देगा, जैसे बीमा प्रीमियम या निवेश में एक ही दिन में बड़े पेमेंट बिना रुकावट के हो सकेंगे। आज का अगला प्रश्न है कि किस देश को महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का अन्वेषण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। किस देश को महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का अन्वेषण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है? इसको याद रखिएगा, भारत को। किसे? भारत को। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो है समुद्र के तल पर मिलने वाले खनिज है, जिसमें तांबा, जिंक, सोना, चांदी जैसे धातु होते हैं, जो ऊर्जा और तकनीक के लिए ज़रूरी हैं। भारत को यह लाइसेंस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने दिया, जो 15 साल का है और कार्लसबर्ग रीज में 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है कवर करता है। अन्वेषण की प्रक्रिया में आवेदन किया जाता है, फिर आईएसए की मंजूरी मिलती है, उसके बाद जहाज़ों से समुद्र तल की जांच होती है। आईएसए ने यह रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट 15 सितंबर 2025 को जारी किया, जो भारत का तीसरा आईएसए कॉन्ट्रैक्ट है। पहले भारत को 2002 में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और 2016 में एक और सल्फाइड अन्वेषण का लाइसेंस मिला था, जो ट्रेंड को मजबूत कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो खनिज सुरक्षा बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में चीन और रूस के पास भी ऐसे लाइसेंस है, लेकिन भारत कार्लसबर्ग रीज में पहला देश है जो वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ किया जाएगा, जैसे अमेरिका और यूरोप में समुद्री खनन के नियमों की तरह। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसको याद रखिएगा कि इसका नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। अहिल्यानगर नाम जो है 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में जो है रखा गया, जो न्याय और अच्छे शासन के लिए जानी जाती है। नाम बदलने की प्रक्रिया में महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी, फिर रेलवे ने अधिसूचना जारी की। रेलवे बोर्ड ने 13 सितंबर 2025 को सर्कुलर जारी किया, जिसमें रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया, लेकिन कोड जो है ANG वहीं रहेगा। पहले अहमदनगर जिले का नाम भी अहिल्यानगर किया गया था, जो 2024 में हुआ, और अब स्टेशन का नाम भी मैच कराया गया। यह बदलाव कई सालों से मांग पर आधारित है, जहां नागरिक संगठन अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर सम्मान चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कई स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जैसे मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में यह ब्रिटेन स्टेशनों का नाम बदलने जैसा है, जहां ऐतिहासिक व्यक्तियों के सम्मान में बदलाव होते हैं। इससे सांस्कृतिक गौरव बढ़ेगा और पर्यटन को फायदा होगा, जैसे अन्य नाम बदले जगहों में देखा गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे, और जितना भी आर्टिकल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, मैक्सिमम चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी को हम और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए न्यूज़ के साथ, नए आर्टिकल के साथ, ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।